नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों को लोकतंत्र का गुर सिखाएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। यह कार्यक्रम 27 अगस्त को लेह और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना है। लेह में आयोजित इस कार्यक्रम में लेह लद्दाख क्षेत्र के सभी पंचायत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। अभी हमारे साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के दौरे पे आए हैं। सर, आप लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं, कितना परिवर्तन आप देखते हैं इस रीजन में? लद्दाख हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। लद्दाख श्रीनगर में व्यापक रूप से विकास हो, हमारी सीमाओं पर हम सुरक्षित रहने के लिए हमारे सैनिक दुर्गम परिस्थितियों में काम करते हैं। उनके हौसले बढ़ाने के लिए भी समय समय पर लेह लद्दाख सरकार के प्रतिनिधियों को भी और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आते रहना आवश्यक है, क्योंकि लेह लद्दाख महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहां पर जिस तरीके से तेजी से बदलाव आ रहा है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी यहां पर विकास भी बढ़ रहा है। लोग आत्मनिर्भर हो, यहाँ स्थानीय उत्पादक वस्तुएं देश विदेश में दे सके, इसलिए एक बाजार भी देने का काम यहाँ पर हो रहा है। लद्दाख अपने आप में एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ शांति का संदेश भी जाता है। इस धरती से हम दुनिया के अंदर शांति का संदेश पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बौद्धिक सभ्यता संस्कृति है, संस्कार हैं, लोगों के विचार हैं, और इस संस्कार विचारों को हम दुनिया में पहुंचा सकें, इसलिए विकास की बहुत आवश्यकता है, ताकि देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आ सके। पर्यटक की दृष्टि से भी, हमारी संस्कृति की दृष्टि से भी, हमारे आध्यात्मिक धरती की दृष्टि से भी इस लद्दाख को विशेष विकास के पैमाने पर काम करने की सरकार ने कार्य योजना बनाई है। सर, एक सवाल है कि अभी आपने कहा कि यहाँ आपको बदलाव देखने को मिला, तो क्या जिस तरीके से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, उसका असर देखते हैं जो विकास की राह में अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख आने लगा है? यहाँ बदलाव विकास में भी हुआ है। यहाँ लोकतंत्र और सशक्त मजबूत हो, इसके लिए पंचायत राज तक सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ है। यहाँ पर सबसे लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायतों के चुनाव हुए, ब्लॉक के चुनाव हुए, डेवलपमेंट हिल्स काउंसिल के चुनाव हुए, ताकि लोकतंत्र सशक्त हो सके, मजबूत हो सके। लोकतंत्र शासन प्रणाली देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। इसके लिए यहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाएं नीचे तक काम कर रही हैं। हम चाहते हैं कि
इन छोटी संस्थाओं में लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा, जवाबदेही के साथ काम करेगा, तो विकास के अपेक्षित परिणाम आएंगे। क्योंकि ग्राम पंचायत जब विकास की योजनाएं बनाता है तो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां की कार्य योजना बनाता है। वो जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। उस विकास को ठीक से कैसे किया जा सकता है, इसके लिए और व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। सर, कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव हुए, बहुत सफल तरीके से चुनाव हुए। आप भी, हमने देखा कि लगातार आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कैसे किया जाए उस पर जोर देते रहे। यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां लगातार ये कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ चुनाव हो जाने। आप क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं फिर से कायम हो जाए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सभी दलों के नेताओं की बैठक की थी और उन्होंने सभी दलों के नेताओं से आश्वस्त किया था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। एक व्यापक चर्चा हुई थी। सरकार का मत भी है कि यहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव हो। मुझे लगता है परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद यहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सर, एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर से सटा हुआ है, बॉर्डर लगता है, कई दूसरे देश का असर सीधे पड़ता है। अभी आपने भी देखा कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का एक तरह से कब्जा हो रहा है, पहले भी हमने देखा कि उस वक्त में किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में थे। आपको लगता है कि फिर से अगर जो स्थितियां बदलती है तो उसका असर देखने को मिल सकता है घाटी में? कैसी भी स्थितियां बदले, भारत का नौजवान, भारत का सैनिक देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम विस्तारवाद की नीति के खिलाफ हैं और संसदीय सम्मेलनों के अंदर भी हम इस बात की अगुवाई करते हैं कि हर देश में अपनी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मजबूत हो, जवाबदेही हो, लेकिन सीमाओं पर विवाद नहीं हो। इसलिए देश को विस्तारवादी नीति नहीं अपनानी चाहिए। और उसके साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम हर देश में लोकतंत्र हो, इसके भी हिमायती हैं। इसलिए किसी भी देश के अंदर कोई भी राजनीतिक उथल पुथल या सत्ता परिवर्तन से भारत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत सशक्त है, मजबूत है। हम हमारी सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए कटिबद्ध हैं। हम दुनिया से आतंकवाद समाप्त हो, इसका हमेशा हिमायती हैं, नेतृत्व करते हैं। और मुझे आशा है कि इस लद्दाख की धरती से यही संदेश जाएगा, बुद्ध का, शांति का संदेश, ताकि सारी दुनिया के अंदर शांति बनी रहे। यह संदेश लद्दाख की धरती से जब भी कोई आएगा तो संदेश लेकर ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, आखिरी सवाल, नया पार्लियामेंट बन रहा है, आप नहीं चाहते हैं कि इस नए पार्लियामेंट में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ संसदीय सीट है उसकी भी नुमाइंदगी हो? संसद का भवन निर्माण कार्य चल रहा है। उसके लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुरूप संसद का भवन बन रहा है। पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है। माननीय संसद सदस्यों के कार्य सुचारू रूप से हो, उनकी कार्यदक्षता बढ़े, नई तकनीकी का उपयोग वो कर सके, इस आवश्यकताओं को देखते हुए नया संसद भवन बनाया जा रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, लेह।
वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने तीसरी लहर आने पर मरुधरा की तैयारियां कैसी हैं इस बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने जनता को नसीहत भी दी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में कहें या फिर कहें कि लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस बीच राइट टू हेल्थ को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। इस वक्त चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तीसरी वेव की तैयारियां काफी दिनों से चल रही है और अब लगभग आखिरी चरण में आ चुकी है, तो अब बिल्कुल हम निश्चित हों कि अब किसी प्रकार से मिसमैनेजमेंट जो पिछले अनुभव देखे थे इस बार नहीं देखने को मिलेंगे। मिसमैनेजमेंट तो राजस्थान में कभी रहा ही नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटर कर रहे, 300 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की है, तो राजस्थान का और मिसमैनेजमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं कोविड प्रबंधन की है उसकी तारीफ तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पूरा देश तारीफ कर रहा है। कोरोना जब पहला केस आया तभी हमने जिस ढंग के इंतजाम शुरू किए, आज आरटीपीसीआर टेस्ट जो सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट है 70 जगह पे फैसिलिटी डेवलप की है पिछले 16 महीने में, और 1,45,000 टेस्ट करने की क्षमता हमारी है। जहां तक कोविड प्रबंधन की बात है, भीलवाड़ा मॉडल हो, रामगंज मॉडल हो, ये हमारी तैयारियां नहीं होती तो इनकी तारीफ कैसे होती, ये मॉडल कैसे कहलाते। तो कोविड प्रबंधन शानदार रहा, फर्स्ट वेव में भी सेकेंड वेव में भी। सेकेंड वेव में पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा हुई, पर डे 18,300 आ रहे थे और कॉन्स्टेंटली कई दिनों तक आ रहे थे, और एट ए टाइम एक्टिव केस भी 2 लाख के ऊपर चले गए। हमारी चिंताएं बढ़ गई, जितने केसेस ज्यादा होंगे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाओं की रिक्वायरमेंट है, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, और बाद में जो रिकवरी होने के बाद ब्लैक फंगस हो गया कई लोगों को, तो एम्पोटेरेसिन भी वो इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ती बट नेचुरल है। तो सेकेंड वेव में हमको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने 3 मंत्रियों को दिल्ली भी भेजा क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का आवंटन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको नहीं हो रहा था और सारी दवाओं का नहीं हो रहा था। हमारा जो जरूरत थी 615 मैट्रिक टन की, हमारे पास 415 मैट्रिक टन थी, 200 मैट्रिक टन का गैप था। उसके बावजूद हमारे अधिकारियों की टीम, चिकित्सकों की टीम ने, जितना भी मेडिकल का स्टाफ था, उनका बेहतर प्रबंधन था, उसी वजह से कोई बड़ा हादसा हमने होने नहीं दिया और सेकंड वेव पे हमने काबू पाया। और जिस ढंग से पूरे राजस्थान में डोर टू डोर सर्वे हुआ, चिकित्सा विभाग की टीमों ने 18 लाख ILI केसेस को आइडेंटिफाई किया, हमने मेडिसिन का किट बनाया, घर घर बांटा उसको, उससे भी सेकेंड वेव को प्रिवेंट करने में राजस्थान में कामयाबी मिली। सेकेंड वेव में जो कटु अनुभव थे उसको देखते हुए हमने उसी टाइम तय कर लिया कि राजस्थान ऑक्सीजन के मामले में कम से कम 1,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन अपने खुद के स्वयं के स्तर पर करेगा। उसके लिए हमने करीब 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनका प्रिक्योरमेंट किया है। छोटी से छोटी जगह, चाहे PSC है चाहे CSC है, वहां आवश्यकता के हिसाब से कंसंट्रेटर भेजे हैं हमने। 400 जगह हमारे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लग रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन की स्टोरेज के प्लांट अलग लग रहे हैं। तो कुल मिला के 1,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की हम खुद अपने स्तर पर बनाने में क्षमता अर्जित कर लेंगे। और जितने बच्चों के अस्पताल है राजस्थान में, मैं खुद भी दौरे कर रहा हूं अभी, वहां जितने बच्चों के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो या पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हो, SNCU, बेड्स की संख्या बढ़ाना, ICU में बेड्स की संख्या बढ़ाना, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाना है, मल्टी पैरा मॉनिटर सिस्टम, और उनको ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी वहीं लगाना। करीब 550 बेड तैयार हो चुके, उनका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, बाकी काम चल रहा है। मुझे 332 CSCs हमने सेलेक्ट किए रूरल एरियाज में, वहां भी हम 4-5 बेड के ICU वही सेम सिस्टम डेवलप करेंगे, जनरेशन का रिक्वायरमेंट के हिसाब से
छोटा बड़ा प्लांट वहां भी लगाएंगे। तो कुल मिला के तीसरी लहर की जो हमारी तैयारियां हैं वो शानदार है। और ये भारत सरकार ने 12 से 17 साल की एज ग्रुप के लिए तीसरी ट्रायल पूरी की है और ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में इस एज ग्रुप के लिए भी टीके उपलब्ध हो जाएंगे। तो उसकी स्टोरेज की व्यवस्था हमने पूरी राजस्थान में कर रखी है। मैन पावर ट्रेंड है, तो जितनी वैक्सीन देंगे इस टारगेट ग्रुप को भी हम टाइम बाउंड वैक्सीन कर देंगे। सर, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी वेव आ सकती है और कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हो रहा है, साथ ही जो पिछली बार जो लोग कोविड से ग्रसित हो चुके थे इस लिहाज से अब वो नेगेटिव हो गए, तो अब चूंकि दोनों तरफ की बात आ रही है कि तीसरी वेव आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, ऐसे में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक स्वास्थ्य विभाग ने खड़ा कर दिया है। देखिए, तीसरी वेव तो मैंने पहली वेव के बाद भी कहा था कि दूसरी वेव जब आएगी जब हम उसको आमंत्रित करेंगे, और लोगों ने आमंत्रित किया। हमने बार बार कहा मास्क लगाना मत छोड़िए, बार बार हाथों को सैनिटाइज करिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, भीड़ में एकत्रित मत होइए। लेकिन जिस ढंग से लोगों ने पहली वेव के बाद में लापरवाही की, ये मानते हुए कि कोविड चला गया, तो दूसरी वेव बहुत खतरनाक तरीके से आई। 18,000 पर डे केसेस किसको बोलते हैं? 2 लाख एक्टिव केस एट ए टाइम। खतरनाक हालत होगी, मैनेजमेंट करना मुश्किल हो गया। ऑक्सीजन की कमी हो गई, इंजेक्शंस की कमी, चाहे रेमडेसिविर हो, टोसिलिजुमैब हो, या फिर म्यूकोरमाइकोसिस के इंजेक्शंस की कमी, सबको भारत सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले लिया और खुद आवंटन करने लग गए। तो ये हालात से बचना हो तो ये सावधानियां तीसरी वेव से पहले भी जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, और लापरवाही बरतेंगे तो हम खुद ही आमंत्रित करेंगे तीसरी वेव को। राजस्थान फॉर्चुनेटली उन प्रदेशों में है जो 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है 18+ एज ग्रुप में। 3 करोड़ के करीब हमारी फर्स्ट डोज लग चुकी। 60% लोगों को जो टारगेटेड बेनिफिशियरी है, 60% को फर्स्ट डोज हम लगा चुके हैं और 20% को सेकेंड डोज लगा चुके हैं। तो वैक्सीनेशन शानदार चल रहा है। जो दुष्प्रचार बीजेपी के नेताओं ने किया, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे इनके सांसद हो, चाहे बीजेपी की भाजपा की इकाई हो राजस्थान प्रदेश की, सबने राजस्थान के वैक्सीनेशन को, कोविड प्रबंधन को बदनाम करने की कोशिश की। दुष्प्रचार किया गया नियोजित तरीके से, लेकिन उसकी हवा निकल गई। हमने पहले भी कहा था एक बूंद भी वेस्टेज नहीं है राजस्थान में, बल्कि जब पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देते हुए भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान उन प्रदेशों में है जिसको जितनी वैक्सीन हमने दी उससे ज्यादा डोज इन्होंने लगाई है, ये बीजेपी का मुंह बंद हो गया। इन्हीं की पार्टी के भारत सरकार के मंत्री है, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे 11.5 लाख डोज हमने बर्बाद कर दी, हमने डस्टबिन में डाल दी, हमने गड्ढे में गाड़ दी। ये प्रोटोकॉल भारत सरकार ने तय किया था डिस्पोजल का, जो काम आ चुकी है वाइल, उसके डिस्पोजल का प्रोटोकॉल भारत सरकार ने तय किया, उसी के अनुसार हमने किया। एक बूंद वेस्ट नहीं हुई, तब भी कह रहे थे हम, आज भी कह रहे हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान कोविड प्रबंधन में भी शानदार रहा और वैक्सीनेशन में भी हमारा परफॉर्मेंस टॉप स्टेट में से है कंट्री के। तो इसलिए तीसरी वेव की तैयारी भी हमारी सबसे शानदार है। सर, राइट टू हेल्थ की चर्चा इस वक्त हो रही है, मुख्यमंत्री ने भी राइट टू हेल्थ को लेकर ट्वीट किया है। क्या किस प्रकार की प्लानिंग है, क्या ड्राफ्ट उसका तैयार हो चुका है? देखिए, राजस्थान में तो वैसे भी निशुल्क दवा योजना है, निशुल्क जांच योजना है, WHO की थीम पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारे मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, 5 लाख तक का आपका कैशलेस आपका बीमा है। मैं समझता हूं कि राइट टू हेल्थ में यही चीजें होती है। तो जो ड्राफ्ट है, क्योंकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था, यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी 2010 में, लेकिन उसके रूल्स नहीं बन पाए 11 साल में।
कुछ पीरियड यूपीए का निकल गया और बाकी 7-8 साल एनडीए के निकल गए, तो उसके रूल्स नहीं बन पाए। अगर उसके रूल्स बनते हैं तो भी हम बहुत कुछ प्राइवेट अस्पतालों पे या बाकी जो माल प्रैक्टिस होती है अंकुश लगा सकते। अब राइट टू हेल्थ की बात हमने की थी, मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, प्राथमिक तौर पे हमने चर्चा की इस पे 2-3 बार, ड्राफ्ट भी टेंटेटिव बना है, लेकिन हमारा सुझाव ये आया था उस दिन कि ये एक्ट लाने से पहले इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए, आम आदमी के सुझाव लिए जाए, जो भी इससे प्रभावित होता है उनके भी विचार लिए जाएं। एक्ट लाने में कोई जल्दबाजी नहीं हो, जो भी एक्ट आए फुल प्रूफ आए और उससे राजस्थान में तब्दीली आए चिकित्सा के क्षेत्र में, उसी भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। ये चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि थर्ड वेव को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन राइट टू हेल्थ को लेकर भी उन्होंने बात कही कि आम लोगों से भी इसके साथ चर्चा हो रही है, विशेषज्ञों से भी चर्चा हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए, इसको लेकर अभी तैयारियां का जो दौर है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।